नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शमशान और कब्रिस्तान से फुर्सत हो तो अस्पतालों की भी बात हो जाए, वरना इसकी प्रतिक्रिया में हम गुजरात के उन 4,500 स्पेशल गधों की चर्चा करने लगेंगे जिनके लिए अमिताभ बच्चन ने एक खूबसूरत विज्ञापन किया है। वैसे गुजरात से शेर इटावा के लायन सफारी में भी गए हैं। यूपी में कौन जीतेगा की जगह अगर यह सवाल पूछा जाए कि अस्पतालों में कौन बचेगा तो कैसा रहेगा। मान लीजिए आज आपको पता चले कि 4 साल पहले आपके दिल में जो स्टेंट लगा है वो ज़रूरी नहीं था और उस स्टेंट के लिए आपने जो 90,000 से लेकर 2.5 लाख या 3 लाख रुपए दिए वो काम मात्र 30 से 35,000 में हो सकता था, तो आप क्या करेंगे? इलाज के लिए जिससे कर्ज लिया था उसके सामने जाएंगे, अपने पैसे का अफसोस करेंगे कि वो पैसा आप जिंदगी में कहीं और लगा सकते थे, या मन मसोस के रह जाएंगे कि आपसे अस्पतालों ने लूट लिया और आपको पता भी नहीं चला। दरअसल हमारा आपका ऐसे लोगों के प्रति ध्यान होता ही नहीं है जो आपके लिए लड़ते हैं। जो आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाता है उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान होता है। पेशे से वकील वीरेंद्र सांगवान ने 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि अस्पतालों में स्टेंट की कीमत बहुत ज्यादा वसूल की जा रही है। सांगवान ने मांग की कि स्टेंट को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NELM में डाला जाए। सांगवान को जब पता चला कि फरीदाबाद के एक अस्पताल में स्टेंट के लिए 1,26,000 रुपए लिए गए और स्टेंट के बक्से पर कीमत भी नहीं लिखी थी, तब इन्होंने और जानकारी जुटानी शुरू कर दी और फिर जानने लगे कि सरकार स्टेंट की कीमतों को रेगुलेट ही नहीं करती है, इसलिए अस्पताल या डीलर मनमाने दाम वसूलते हैं। इसी दौरान यह भी पता चला कि कंपनी से ऑपरेशन टेबल तक पहुंचते पहुंचते एक स्टेंट की कीमत में 600% से लेकर 1,000% और कई बार 2,000 गुने की बढ़ोतरी हो जाती है। सांगवान अपना केस जीत गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश भी दिया कि आप एक्शन लीजिए, मगर सरकार ढिलाई बरतती रही। जुलाई 2016 में अवमानना याचिका दायर की गई कि सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार काम नहीं कर रही है। दिसंबर 2016 में एक और याचिका दायर करने के बाद सरकार ने फैसला लिया है। इसके तहत अब सरकार ने सारे अस्पतालों के लिए स्टेंट की कीमतें तय कर दी हैं। इस फैसले से लाखों मरीजों को फायदा हो सकता है, बशर्ते अस्पताल स्टेंट की कीमत फिक्स करने के कारण अपनी कमाई के दूसरे रास्ते ना निकाल लें और मरीजों को पहले जितना ही पैसा ना देना पड़े। अभी से सुनाई देने लगा है कि स्टेंट की कीमत फिक्स करने के बाद से अस्पतालों ने एंजियोप्लास्टी का पैकेज महंगा करना शुरू कर दिया है। इस कहानी की एक और नायिका हैं, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की डॉक्टर मीरा शिवा भी हैं। इन्होंने भी इसकी लड़ाई लड़ी है। आप जानते हैं कि स्टेंट कई तरह के होते हैं, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट DES और बायो रिजॉर्बेबल स्टेंट की कीमत 2 तरह के स्टेंट होते हैं। तो इनकी कीमत अब केंद्र सरकार ने 30,000 तय कर दी है। यानी अब आपसे कोई भी 30,000 से ज्यादा स्टेंट की कीमत नहीं वसूल सकता है, ना सरकारी, ना प्राइवेट, ना पटना में, ना दिल्ली में, ना मुंबई में। सिर्फ मेटल स्टेंट की कीमत 7,500 रुपए फिक्स कर दी गई है सरकार की तरफ से। पहले ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट जो DES स्टेंट है उसकी कीमत 24,000 से 1.5 लाख तक हुआ करती थी। बायो रिजॉर्बेबल स्टेंट की कीमत जो है 1,70,000 से लेकर 2,90,000 हुआ करती थी। सोचिए अब दोनों ही आपको 30,000 में मिलेंगे, वो भी कई साल के बाद। तो इस 30,000 के स्टेंट पर इसमें भी मुनाफा शामिल होगा। आपसे अस्पतालों ने कितना कमाया और आपने अपनी जिंदगी में कितना गंवा दिया। अच्छा फैसला तो है केंद्र सरकार का, इससे बहुतों को राहत मिलने वाली है। इस रिपोर्ट के दौरान जब इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था तो यह भी जानकारी मिली कि 2016 के साल में भारत के अस्पतालों में 6 लाख स्टेंट का इस्तेमाल हुआ है। अब सोचिए 30,000 का स्टेंट आपने 1.5-2 लाख में लगवाया, अस्पतालों ने स्टेंट के जरिए कितना कमाया होगा। कई जगह यह भी पढ़ने को मिला कि भारत से लेकर अमेरिका तक में 25 से 30% लोगों को स्टेंट लगाया गया, ऐसे लोगों को जिन्हें लगाने की जरूरत नहीं थी, वो सामान्य दवा से ठीक हो सकते थे। अब जो केंद्र का आदेश हुआ है उसके अनुसार अस्पताल अपने बिल में अलग से बताएंगे कि स्टेंट की कितनी कीमत वसूली गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल में 30,000 से ज्यादा स्टेंट की कीमत नहीं लगेगी। इस फैसले की तारीफ के साथ अब एक सवाल भी उठने लगा है नेगेटिव सा, कि अगर उस पर कुछ नहीं किया गया तो इस तारीफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब अस्पताल आपसे स्टेंट के 30,000 तो लेंगे मगर बाकी चीजों के दाम बढ़ा देंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक सामान्य मरीज के नाते आप कैसे जानेंगे, किससे शिकायत करेंगे? ये सब समझना बहुत जरूरी है। बात यह उठ रही है कि अमेरिका में किस स्थिति में क्या करना है, इसकी पूरी एक प्रक्रिया तय कर दी गई है। वहां भी बिना जरूरत के स्टेंट लगाकर अस्पतालों में करोड़ों अरबों डॉलर कमाए गए, मुनाफा कमाया गया।
इसलिए ऑपरेशन और स्टेंट लगाने की प्रक्रिया तय होनी चाहिए और फिर इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए रेगुलेटर बननी चाहिए सरकारी संस्थान की तरफ से, जो बाहर से अस्पतालों में जाकर ऑडिट करे कैथ लैब का। यह कहा जा रहा है 2009 में अमेरिका में दिल के डॉक्टरों ने स्टेंट लगाने की एक गाइडलाइन बनाई थी। इसके बाद वहां अच्छा असर हुआ। कई अस्पतालों में 27 लाख स्टेंट लगाने का वहां पर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि अब बेजरूरी स्टेंट लगाने का प्रतिशत कम हो गया है, समाप्त नहीं हुआ है। इससे 25% से घटकर 13% हुआ है। हो सकती है पुरानी जानकारी हो, मगर गिरावट आई है। एक बात यह भी उठ रही है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जरूरत होगी। ये क्या है, इससे क्या होगा, हम चर्चा में बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेमा नागराजन हैं, इनके नाम से कई रिपोर्ट मिली है जो इन बातों पर खूब रिपोर्टिंग करती हैं। उनकी पुरानी रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली का एक जीबी पंत अस्पताल है जो स्टेंट लगाने की फैक्ट्री बन गया था। महीने में वहां पर 1000 स्टेंट लगा करते थे। 14 मार्च 2015 की रेमा नागराजन की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर मरीजों से डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल से स्टेंट लेने की जगह आप प्राइवेट दुकानों से स्टेंट खरीद के ले आइए। अस्पताल में तो रेट फिक्स कर दिया था सरकार ने कि 23,625 रुपए में ही स्टेंट मिलेंगे, मगर डॉक्टर लोग प्राइवेट से खरीदवा रहे थे, जहां आप 23,625 की जगह 68,000 और 42,000 रुपए में स्टेंट खरीदे। अब ये प्रक्रिया बंद हो गई है, लेकिन पहले आप खरीद रहे थे। 2014 के अगस्त तक इस अस्पताल में 12,000 स्टेंट लगे थे। रेमा नागराजन ने बड़ा रिसर्च किया इस रिपोर्ट में। इनमें से 7200 स्टेंट अस्पताल के बाहर भारी कीमत देकर खरीदे गए थे। बाद में जब हंगामा हुआ तो अस्पताल ने बाहर से स्टेंट लाने पर रोक लगा दी है। जिन लोगों को स्टेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें संक्षेप में बताना जरूरी है कि यह होता क्या है। एक तरह का छोटा छल्ला होता है, किसी छोटी स्प्रिंग या बलून जैसा, जिसे दिल की धमनियों में उस जगह फिट किया जाता है जहां कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से खून का प्रवाह, आना जाना, रक्त का आना जाना बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। शरीर में एक पतली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, उसके जरिए इसे पैर और हाथों की बड़ी धमनियों के रास्ते दिल तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण सरकारी महकमे की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यह महकमा है NPPA, यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। आप इसके बारे में इंटरनेट पर खूब सर्च कीजिए। इस संस्थान का काम देश में दवाओं की कीमतों पर काबू रखना है, दवाओं की कमी पर निगाह रखना है और उसे ठीक करना भी इसके काम के दायरे में आता है। NPPA दवाओं से जुड़ी नीतियों और कीमतों पर सरकार को सलाह भी देता है। पिछले ही साल मई के महीने में NPPA ने 81 दवाओं की कीमतों की सीलिंग तय कर दी, यानी उससे अधिक कीमत पर ये दवाएं नहीं बिकेंगी। इनमें कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। आपसे जब भी इन दवाओं की अधिक कीमत वसूली जाए, आप NPPA की वेबसाइट पर जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत से जरूर मिलाएं। थोड़ी मेहनत आप भी करें, वरना ये लूट अस्पतालों के नाम पर आपकी जिंदगी से बंद नहीं होगी। हमारे साथ पुणे से एक डॉक्टर अभय शुक्ला हैं, जो अब मुंबई आ गए हैं, पुणे में रहकर काम करते हैं। इनका अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर है। और वीरेंद्र सांगवान साहब जो वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि और भी इससे जुड़े हुए जो हिस्सेदार हैं वो कार्यक्रम के दौरान जुड़ते चले जाएं। तो अभय जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है, एक तरह से मैं कई डॉक्टरों से बात कर रहा था, ज्यादातर लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टरों ने बड़ी लूट मचाई थी और अस्पतालों ने उन्हें लूट मचाने के लिए मजबूर किया था। नहीं, ये बिल्कुल सही है। और हमारा जो एक डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय स्तर पे जो एक मंच है, अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर, इसकी तरफ से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं, एक स्टेंट स्कैम चल रहा था इस देश में। क्यों स्कैम है? पिछले 10-15 सालों से। अब उस स्कैम को रोकने का ये एक कारगर एक निर्णय हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्टेंट की जो वास्तविक कीमत है, जो लैंडिंग प्राइस जिसको कहा जाता है, जो इंपोर्ट किए जाते हैं स्टेंट्स, ज़्यादातर स्टेंट्स इंपोर्टेड होते हैं, वो लगभग 12,000 रुपये, 10,000 रुपये इस रेंज में होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये। और एक्चुअली पेशेंट से स्टेंट की कीमत, सिर्फ स्टेंट की कीमत 80,000, 1 लाख, 1,20,000 तक ली जा रही थी। यानी कि 800%, कहीं कहीं पे 1,000% तक प्रॉफिट, मुनाफा कमाया जा रहा था।
तो ये जो एक मतलब मुनाफे का एक एक्सट्रीम फॉर्म कह सकते हैं, एक सुपर प्रॉफिटियरिंग जो चल रहा था स्टेंट्स के नाम पे, उस पर डेफिनेटली इसमें रोक लग सकती है। और यहाँ ये भी एक सवाल सामने आता है कि जो दिल के डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको भी इसमें कट बहुत जगह पे मिल रहा था। कुछ अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं जो नहीं ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट शायद इसमें 25-30% उसका कट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता था। और इसलिए हमारे सामने सवाल आता है कि जो दूसरों के दिल का इलाज कर रहे हैं, उनका खुद का दिल जिन्हें स्टेंट लगाया गया है, कभी उसमें ये बात नहीं आई कि इतना बड़ा, वो जान रहे होंगे कि उनसे 20,000 की चीज 30,000 में बेची जाती तो ठीक था कि उन्होंने 10,000 प्रॉफिट दिया उसमें, लेकिन 20,000 की चीज 1.25 लाख और 1.5 लाख और 1.25 लाख या 2.5 लाख रुपए में बेची गई है। क्या कोई इस तरह का नैतिक मामला बनता है, कानूनी मामला बनता है कि वो पैसे जो पुराने वसूले दिए गए और कई लोगों ने बहुत मजबूरी में पैसे जुटाए, बर्बाद हो गई फैमिली, क्या अस्पतालों से वसूलने की कोई प्रक्रिया है? कानूनी तौर पे तो मुझे लगता है शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसको हम एक स्टेंट स्कैम का नाम दें तो साल में करीब करीब 5 लाख स्टेंट के ऑपरेशंस होते हैं, स्टेंट लगाए जाते हैं। और अगर हर स्टेंट के ऑपरेशन में हम एवरेज एक 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है, अगर ये कैलकुलेशन करें तो ये साल भर में 3,000 से 3,500 करोड़ का सुपर प्रॉफिटियरिंग हो रहा है। ये हम कह सकते हैं, इतना बड़ा ये स्कैम है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि अब मरीज, जैसे मैं अपने रिसर्च के दौरान देख रहा था कि बहुत से ऐसे मरीजों को स्टेंट लगाया गया है जो जरूरी ही नहीं है, उनके शरीर में एक बाहर का एक वस्तु लगा दी गई है, फॉरेन पार्टिकल लगा दी गई है, तो अब ऐसे मरीज क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसे मरीजों को तो अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि शायद होपफुली उससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कम से कम उन्हें और लोगों को बताना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी ये जो प्रोसीजर है, इसके बहुत स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। यूएस के जो डॉक्टर्स हैं, यूरोप के जो कार्डियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, जापान की जो कार्डियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, इन्होंने ये गाइडलाइंस बना के रखे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में अभी ऐसे कोई गाइडलाइंस अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। तो एक्चुअली ये हमें आज करने की जरूरत है और मांग करने की जरूरत है कि भारत में भी एंजियोप्लास्टी और सभी प्रकार के जो दिल से संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं, वो चाहे बाईपास हो चाहे एंजियोप्लास्टी हो, उसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तैयार किया जाए और उनको सख्ती से लागू किया जाए। संगवान साहब, मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहता हूं कि जब आप कोर्ट में लड़ रहे थे इस मामले को लेकर, तो अस्पताल, जो भी कोर्ट में जो डॉक्टर आते होंगे, प्रतिनिधि आते होंगे, सरकारें आती होंगी, मुझे नहीं मालूम किन किन प्रतिनिधि, उनका क्या रुख होता था? क्या उनका रुख मरीजों के प्रति होता था, या ये फैसला सरकार को कोर्ट ने मजबूर किया कि अब आपको ये फैसले लेने पड़ेंगे? ये कोर्ट ने मजबूर किया इनको लेने के लिए फैसला, क्योंकि सरकार तो इसको लेने के हक में ही नहीं थी। जब हमने सरकार के खिलाफ 1 साल तक कंटेम्प्ट पिटीशन चलाई, उसी टाइम सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर सरकार इंटरेस्टेड होती तो मेरी पहली पीआईएल थी 2015 में, फरवरी में, उसी टाइम पे ये कहते कि जी हाँ ठीक है, हम लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जी आप स्टंट को एनएलईएम में ऐड करें। एनएलईएम में ऐड करते ये प्राइस कम कर देते, मेरे को अलग से थर्ड पिटीशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है वो उसका प्राइस कम करवाने के लिए या प्रेस के ऊपर कैप लगवाने के लिए। तो सरकार का रवैया तो बहुत ही निराशाजनक था पूरा का पूरा प्रोसीजर के अंदर। अब जब लास्ट में सारा का सारा डिसाइड हो गया है, अब सरकार कह रही है कि हमने रेट कम कर दिए हैं, जबकि तो कोर्ट का आदेश है भी 1 मार्च से पहले आपको सारे रेट कम करके कोर्ट में फाइल करने हैं, इनको दिखाना है। हाँ। अब आपको लगता है, जो बहस वगैरह आप देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये आदेश लागू होने से मरीजों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, जो लड़ाई आपने लड़ी? आपको एक और अपना अनुभव बताइए, जो डॉक्टर लोग आते होंगे, केस रखते होंगे, अगर मेडिकल मामला है तो कोर्ट ने तो पूछा ही होगा। मैंने इसके अंदर 2-3 बारी मीटिंग अटेंड करी है। एनपीपीए में भी मीटिंग अटेंड करी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग होल्डर थे, स्टॉक होल्डर थे, उनके साथ भी मैंने मीटिंग की। हर बार मीटिंग में हर बार मीटिंग में एक इशू उठ के आता था कि जी क्वालिटी गिर जाएगी, रेट कम मत करो, ऐसा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, रिसर्च नहीं हो पाएगी आगे, जो नई जनरेशन आ रही है उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरा ये मानना था कि भी जब आप लोगों को इसका मैन्युफैक्चर प्राइस बता ही नहीं रहे किसी को भी, तो पता कैसे लगेगा भी कौन से उस पे स्टंट पे कितनी रिसर्च होके किसका मैक्सिमम प्राइस क्या निकल के आया है। तो वो सारे के सारे अपना बेनिफिट छुपाने के लिए आज तक किसी भी कंपनी ने ना तो कोई भी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी है, ना किसी ने अपना बिल दिखाया है, ना किसी हॉस्पिटल ने आज तक बिल पेश करा कि भी हमने ये स्टंट इतने रुपए का खरीदा था उस टाइम पे, क्योंकि ये पहले तो किसी को दिखाते ही नहीं थे बिल भी। शुक्ला जी सही कह रहे हैं कि ये स्टेंट स्कैम है एक तरह से, जो मरीजों से लूटा गया अस्पतालों के जरिए। हाँ, पूरा का पूरा ये स्कैम था।
जितने दिन तक चला ये बिल्कुल लूट थी। डॉक्टरों को भी बहुत बेनिफिट जाता था। जीबी पंत वाले में हमने कंप्लेंट भी फाइल करी, आरटीआई भी फाइल करी, हमने डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन दी है। जीबी पंत वाले पे हमने भी काम किया है। ठीक है, हमारे साथ प्रवीर दास हैं और के अग्रवाल साहब। डॉक्टर के अग्रवाल बड़े मशहूर यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पर प्रवीर दास फिक्की के हैं और आप जुड़ रहे हैं। तो मैं आपसे अपना पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो फैसला है, इसको मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं कि मरीजों के हक में है और स्टेंट के नाम पर, मतलब जो आप 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा भारत के गरीब मरीजों से लूटे गए हैं इसके नाम पे, जो आपके प्रॉफिट के बाद भी आपने बहुत ज़्यादा हजार % मुनाफा कमाया है प्रवीर दास जी, और आप शायद इस फैसले का एक तरह से इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि इससे अस्पतालों पर असर पड़ेगा। पहले तो हम इस फैसले का विरोध कर ही नहीं रहे। ये फैसला अच्छा फैसला है। अभी भारत देश का सब जो पेशेंट्स हैं जिनके पास पहले शायद एंजियोप्लास्टी कराने की उतना सुविधा उपलब्ध नहीं था, वो आज होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको कोई बोल ही नहीं सकता कि ये गलत फैसला है। बट हम सिर्फ ये मानना चाहते हैं कि जब एक स्टेंट को सरकार ने 30,000 के नीचे प्राइस तय कर दी है, वो बड़ा अच्छा है। बट एट द सेम टाइम यदि और 1-2 कैटेगरी बनाया जाता जिसमें लेटेस्ट जनरेशन स्टेंट्स को रखे जाते, तो शायद जिस मरीजों ने पैसे देने की हिम्मत है ज्यादा और अपने क्वालिटी थोड़ा ज्यादा ट्रीटमेंट नए जनरेशन के स्टेंट लगाने की जिनके पास उपचार हैं, वो शायद वो कर पाते। तो वही एक हमारा बोलने का बात है। हम कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत फैसला है। आपको क्यों लगता है कि 30,000 से कम वाला जो स्टेंट होगा, 30,000 से कम वाला जो स्टेंट होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा? मरीजों को और अच्छी क्वालिटी का स्टेंट ऐसा नहीं है, हमने कभी ऐसे बोला नहीं है। हाँ। अब देखिए, हार्ट डिजीज और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अग्रवाल भी हैं, वो भी मानेंगे, जो आर्टरी ह्यूमन बॉडी की होती है, हर आर्टरी सेम नहीं होती है। थोड़े थोड़े जगह में डिजीज की कंडीशन ऐसी होती है कि स्टेंट जो डालना होगा वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगा उसका, या बहुत ज्यादा उसमें स्मूथनेस चाहिए होगा, और वो जो नए जनरेशन के स्टेंट्स हैं वो थोड़े अच्छे चले जाते हैं वो जगह, और जो पुराने जनरेशन के स्टेंट हैं वो उतना जा नहीं पाते। मगर अगर आपने वो स्टेंट लगाया है, अगर सरकार ने उसको अप्रूव किया है, अगर वो ग्लोबल क्वालिटी, इंडियन क्वालिटी, DCGI अप्रूव्ड स्टेंट है, तो एक बार जब वो दिल में बैठा दिए तब उसकी फंक्शनिंग बढ़िया रहेगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। बट ये है कि थोड़े पुराने जनरेशन के स्टेंट्स को ले जा करके एक्यूट डिप्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं, मानो कि बहुत कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी है ब्लड वेसल की, बहुत टॉर्चुअस है, उसमें स्टेंट को आपको ट्रैवल कराना पड़ेगा, उसमें नए जनरेशन के स्टेंट फायदेदार होते हैं। उसी के लिए हम बोल रहे थे कि पुराने जनरेशन के स्टेंट जो हैं वो एक प्राइस तक आ सकती है, बहुत बढ़िया बात है। बट अगले जनरेशंस जो आएंगे, हो सकता है आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे कंपनीज काम कर रहे हैं जो स्टेंट अभी मार्केट में है ही नहीं, जो आगे चल के शायद दुनिया भर में उपलब्ध होगा, वो भी इंडिया में तत्क्षणात आ जाए, ये हमारा चाहत थी। ठीक है। के अग्रवाल साहब, मैं डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रवीर दास जो कह रहे हैं इस फैसले के बाद कि जो नए जनरेशन के स्टेंट आएंगे उनकी कीमत आप अभी से फिक्स नहीं कर सकते, तो जो अच्छे जो पैसा दे सकते हैं उनके पास विकल्प कम रह जाएंगे क्या आपको? और ये भी बता रहे हैं, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूं, कि हर मरीज की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। जी, मैं समझाना चाह रहा हूं कि 2 प्रकार के स्टेंट होते हैं, NLEM एंड नॉन NLEM। जो कमेटी की रिपोर्ट है, अगर आप उसको पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी नया स्टेंट लाती है और वो जस्टिफाई कर सकती है कि वो पुराने स्टेंट से क्यों डिफरेंट है और इसलिए मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं, वो ला सकती है अभी भी। उसमें तो सरकार ने ना नहीं बोला। सरकार ने तो अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेंट्स हैं उसको NLEM में डाला है। 2017 में जो नए स्टेंट्स आएंगे वो तो सरकार ने नहीं कहा कि वो 2017 वाले नए स्टेंट्स हैं और उनको भी 30,000 में लाना पड़ेगा। आज की डेट में जो स्टेंट्स हैं तो दे कैन गो ऑन इंडिविजुअल बेसिस। आई डोंट फाइंड एनी रीजन। आज की डेट में
अगर कोई भी स्टेंट को सरकार ने एनएलईएम में लाया है तो जनरल पब्लिक के लिए लेकर आए हैं, और वो स्टेंट जहां पे सुपीरियरिटी है, जहां पे आप बोलते हो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सेपरेट ड्रग है, आप उसको अलग से गवर्नमेंट के अंदर में चैलेंज करो, उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपको सपोर्ट करेगी और उसको नॉन एनएलईएम में लेकर आएंगे। बट आज की डेट में कौन कौन से स्टेंट को नॉन एनएलईएम में लाना है, दे शुड अप्रोच द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड दे विल हेल्प देम। तो आजकल आम जनता के लिए जो स्टेंट्स 30,000 में आए हैं, एनएलईएम के अंदर का मतलब ये नहीं है कि स्टेंट्स खराब है। एनएलएम का मतलब है कि ड्रग सेफ है, स्टेंट सेफ है, क्वालिटी वाली है और सब कुछ है। आम जनता का इससे फायदा हो रहा है। और वो कंपनियां जहां पे कंपनी कहती है कि ये वाले स्टेंट 30,000 में ना आके नॉन एनएलईएम में आने चाहिए, वो अपना केस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी उनके साथ है और जाके हम उनके लिए लड़ेंगे। पर आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग स्टेंट्स हैं उसको अगर सरकार ने एक रेट लेकर आया, लेट्स कोऑपरेट, इसमें कम से कम 90% लोगों का तो फायदा होगा। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके जवाब से एक सवाल बनता है कि हो सकता है कि 6 महीने बाद तमाम कंपनियां नए नए प्रकार के नए वर्जन लॉन्च कर दें और वो कहें कि ये नॉन एनएलईएम जो अनिवार्य दवाओं की जो सूची है उससे बाहर के स्टेंट हैं, हम इनको अब 50,000 60,000 पुराने दामों पर बेच सकते हैं, तो फिर इस फैसले का क्या महत्व रह जाएगा सर? ऐसा नहीं है। अगर आप एनएलईएम को देखेंगे, एनएलईएम की परिभाषा देखेंगे तो एनएलईएम की परिभाषा ये है, यू हैव टू शो सुपीरियरिटी। अगर आप कोई एक स्टेंट को दिखाते हो कि एक सुपीरियरिटी है तो वो एनएलईएम में आ गया। उसके साथ में अगर कोई डिफरेंस ला रहे हो तो वो डिफरेंस आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी आपको उसके साथ में, आईएमए इज ए न्यूट्रल बॉडी, आईएमए इज नॉट फॉर द डॉक्टर्स, आईएमए इज नॉट फॉर द पब्लिक, आईएमए इज फॉर डॉक्टर्स, पब्लिक एंड द इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। लेट एवरीबडी सिट टुगेदर विद द गवर्नमेंट एंड डिसाइड। एज ऑन टुडे जितने स्टेंट 2016 में अवेलेबल हैं वो सारे स्टेंट्स अगर एनएलईएम में आए हैं तो सरकार को उसको फोर्स करना चाहिए एंड दे शुड बी अवेलेबल। एंड कॉस्ट तो अस्पताल को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, अस्पताल का जो मार्जिन है पूरा मिल रहा है। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ गोइंग ए मार्जिन टू द हॉस्पिटल? का मार्जिन इज फॉर प्लेसिंग इट, प्रोसीजर चार्जेस हैं उसको तो सरकार ने कम नहीं किए। सरकार ने चार्जेस एक दवाई के कम किए हैं। उस दवाई के चार्जेस के अंदर में लेट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंटिन्यू इट एंड देन फाइट फॉर देयर राइट्स for models which are going to come in 2017 where they can show that this model is different. Unless they can show this model is different, I don't think so the government is going to agree. डॉक्टर अग्रवाल, आप लोग इतने, आप खासकर आप सब कार्डियोलॉजिस्ट की बिरादरी, मतलब इतने आप लोग प्रमुख हस्ती रहे हैं, क्या आप लोग नहीं मानते कि स्टेंट का ज़्यादा दाम वसूला गया, मरीजों से उन पर आर्थिक बोझ डाला गया? जिस तरह से अभय शुक्ला कह रहे हैं कि स्टेंट स्कैम है, गरीब मरीजों से लूटा गया है, डॉक्टरों ने जब भी किसी दवाई को एनएलईएम में, नहीं हम इसको लूटना नहीं बोलेंगे। जब भी आप एनएलईएम में लाते हो तो दवाई सस्ती होती है। अब जैसे जैसे लोसार्टन की दवाई 1 रुपए की है और एजिलसार्टन की दवाई 19 रुपए की है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि जो नई दवाई 19 रुपए की है आप उसको लूट रहे हो। जब भी कोई दवाई एनएलईएम में आती है तो वो सब्सिडी होती है, उसको चीप किया जाता है। और नॉन एनएलईएम के अंदर में दिस इज क्रॉस सब्सिडी। हमेशा इंडस्ट्री जो है, क्रॉस सब्सिडी का मतलब होता है एनएलईएम को सस्ता करने के लिए नॉन एनएलईएम स्लाइटली महंगे होते हैं। तो इसको हम लूटना नहीं बोलते, लेकिन जहां पर जिसको जरूरत है, आज जरूरत है हर चीज को एनएलईएम में लाने की, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। जब तक आप उसमें लाओगे नहीं, एक प्राइस कंट्रोल नहीं होगा। अच्छी बात है स्टेंट्स आए हैं और आज बाकी सारे डिवाइसेस भी प्राइस कंट्रोल में आएंगे, लेकिन प्राइस कंट्रोल में हमेशा 2 प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ चीजें प्राइस कंट्रोल में आती है, कुछ चीजें प्राइस कंट्रोल में नहीं आती। अभी तक 100% स्टेंट्स प्राइस कंट्रोल में नहीं थे, अब इन्होंने हमारे को प्राइस कंट्रोल में ला दिया है। लेकिन कुछ स्टेंट्स तो हमेशा प्राइस कंट्रोल से बाहर जाएंगे। ज्यादातर लोगों को मैसेज ये जानना चाहिए कि सस्ता मतलब गंदा नहीं, सस्ता मतलब इंफीरियर नहीं, सस्ता मतलब अच्छा भी होता है, क्वालिटी खराब है वो नहीं है, सस्ता नहीं है। मतलब जो ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक के अंदर में कि लोगों के मन में डर बैठ रहा है कि अब हमारे को खराब स्टेंट मिलेंगे। ये बिठाया जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बिठाया जा रहा है और लोगों के लिए सही है। सीजीएचएस, ठीक है, एक छोटा सा जो स्टेंट स्पॉन्सर करता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है। हाँ ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे कि देखिए, अब दर्शकों को भी बता दें कि पहले भी देखिए क्या हो रहा था कि जो सरकारी अस्पताल में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें कम पैसे में स्टेंट मिल जा रहा था, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उसके दुगने तिगने दाम पर मिल रहा था।
तो जो जिस दाम पे अगर कोई चीज़ 30,000 पे सरकारी कर्मचारी को मिल सकती है, तो वो चीज़ 30,000 में किसी प्राइवेट आदमी को क्यों नहीं मिल सकती? इसके लिए क्या 10वीं पास दोबारा करना पड़ेगा? ब्रेक के बाद आते हैं। हम ब्रेक से लौट आए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि जो नए स्टेंट आ सकते हैं उनको फिर से जाना पड़ेगा अनिवार्य सूची में डलवाने के लिए। ये एक अच्छा फैसला है, पर वो नहीं मानते कि पहले डॉक्टरों ने स्टेंट की अधिक कीमत वसूली है और उससे लूटा है। अभय शुक्ला जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा और दूसरा तुरंत जवाब चाहता हूं कि कैसे एक सामान्य मरीज इसको लेकर जागरूक हो, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे और अस्पताल में एक तय कीमत के अनुसार ही वो चुका कराए। इस पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि सस्ता मतलब बुरा नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है। जी शुक्ला जी। सही है। ये अच्छी बात है। डॉक्टर अग्रवाल भी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं आईएमए की तरफ से, लेकिन मैं दो बातें जोड़ना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आज जितने भी स्टेंट्स मौजूद हैं उसमें से लगभग 95% स्टेंट जो लगाए जा रहे हैं वो DES स्टेंट्स हैं, जो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स हैं। तो बाकी स्टेंट्स की संख्या बहुत कम है। और आज जितने भी स्टेंट्स उपलब्ध हैं उसका एक सरकारी समिति ने 2015 में बहुत डिटेल में असेसमेंट किया, सारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो भी वैज्ञानिक जानकारी है उसको सामने रख करके, और ये पाया कि जो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें से कोई प्रकार ज़्यादा सुपीरियर है, ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस उपलब्ध नहीं है। ऐसी कोई भी वैज्ञानिक ऐसे तथ्य नहीं है जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सके। और उस समिति में 19 कार्डियोलॉजिस्ट थे पूरे देश भर से, और भी कुछ एक्सपर्ट्स थे। तो उस समिति के एक जो सिफारिश थी उसके बाद ये निर्णय लिया गया है, NPPA ने जो निर्णय लिया है कि आज जो भी DES ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स मौजूद हैं उनमें से कोई भी उसमें से सुपीरियर है, इसका कोई आज वैज्ञानिक तथ्य ऐसा नहीं है, इसलिए उन सबकी कीमत एक जैसी रखी जानी चाहिए। तो ये आज की वस्तु स्थिति है। अगर कोई बाद में, और इसीलिए उन्होंने ये भी जगह छोड़ी है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये सिद्ध कर पाती है वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कि उनका कोई नया स्टेंट ज़्यादा बेहतर है, तो उसकी कीमतें बाद में अलग तरीके से तय की जा सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में सारे DES की कीमत वो एक ही स्तर पे रहनी चाहिए। इसका क्लियर एक स्पष्ट वैज्ञानिक एक आधार ठीक है। अब ये बताइए, दूसरी बात यह है कि अगर ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो कुछ चल रहा था वो ठीक था, अगर ऐसा माना जा रहा है तो स्कैम हम कब कहते हैं? वो भ्रष्टाचार के लिए एक दूसरा नाम है जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि स्टेंट की असली कीमत क्या है इसको जानने के लिए अभी तक मरीजों के पास कोई भी आधार नहीं था। तो हमारे पास केसेस हैं। गोपा कुमार जी का केस है जिनके पिताजी का ऑपरेशन केरला में हुआ। उनको 3 स्टेंट लगाए गए, हर स्टेंट की कीमत 95,000 रुपए बताई गई, और वही स्टेंट दिल्ली में 27,000 रुपए में मिल रहा है। अब मैं सवाल बदलता हूं। अभी अग्रवाल साहब ने कहा, इसलिए हम इसको स्कैम कर रहे हैं। जी शुक्ला जी, अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि जैसे अस्पतालों के मार्जिन में कमी नहीं हुई। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले अगर एंजियोप्लास्टी का खर्चा 2.5 लाख रुपया था, तो वो अगर 4 लाख हो जाए या 3 लाख हो जाए या उतना ही हो जाए, तो इस स्टेंट की कीमत कम होने का क्या लाभ हुआ? और मरीज कैसे जानेंगे कि अगर सरकार ने 30,000 कर दिया तो एंजियोप्लास्टी की कीमत अब 60,000 ही होनी चाहिए, पहले की तरह 2.5 लाख नहीं होनी चाहिए या 4 लाख नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। और इसके लिए NPPA ने अपना काम कर दिया है। पहली बात तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए, उन्होंने एक हिस्सा कर दिया है। जो आगे की बात है कि एंजियोप्लास्टी एज ए प्रोसीजर जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं उसके ऊपर भी अब स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ये अगला कदम जरूरी है। और दूसरी बात है कि किन परिस्थितियों में एंजियोप्लास्टी की जाएगी उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी बनने चाहिए। और इन दोनों चीज़ों के लिए हमारा जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें प्रावधान है। उसके 2012 के जो रूल्स हैं उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सभी प्रोसीजर्स के रेट्स तय किए जाएंगे और वो प्रोसीजर्स किन परिस्थितियों में किए जा सकते हैं इसके गाइडलाइंस भी तैयार किए जाएंगे और सभी हॉस्पिटल्स को ये रेट्स और गाइडलाइंस मानने होंगे। तो अभी अगला कदम हमें ये उठाना चाहिए और जिसका मरीजों को, सामान्य नागरिकों को और डॉक्टरों को सभी को स्वागत करना चाहिए कि अभी रेट स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस मतलब कैसे ऑपरेशन करते हैं, किन परिस्थितियों में तय हो, इनका नियमन हो,
ताकि कोई भी अस्पताल ऐसा ना कर सके। ठीक है। कि अनावश्यक रूप से डॉक्टर ज्यादा अग्रवाल, चार्ज मैं आपसे करे जानना या चाहता अतिरिक्त हूं चार्ज कि सर आप लोगों ने ये कैसे तय होगा हिंदुस्तान में कि जिसकी बात शुक्ला जी कर रहे हैं कि ऑपरेशन की प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए, एक गाइडलाइन तय होना चाहिए, वरना किसी अस्पताल में 5 लाख हो रहा है, किसी अस्पताल में 2 लाख हो रहा है, किसी अस्पताल में 3 लाख हो रहा है। जब तक इस पे हम नजर नहीं रखेंगे तो ये अच्छा फैसला पानी में मिल जाएगा। What is required is- जी आप बताएं। See, what is required is transparency. ट्रांसपेरेंसी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैंने कल एस्कॉर्ट्स में पता किया, वो कहते हैं हमारा खर्चा है 1.75 lakhs प्लस द कॉस्ट ऑफ स्टेंट, विच इज ट्रांसपेरेंट। अब स्टेंट जो 30,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 10,000 का हो, वो अलग है। Otherwise, everything together, all disposables, all medicines, hospital stay, everything together is 1.75. Now you can't fix up the price because एक आदमी को 3 दिन रूम में भी रहना है। वो रूम कौन सा लेता है? 20,000 रुपए वाला लेता है कि 10,000 रुपए वाला लेता है कि 2,000 का लेता है कि 1,500 का वो जनरल वार्ड का लेता है। ठीक। चार्जेस विल बी वेरिएबल एज लॉन्ग एज इट इज ट्रांसपेरेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेंट जो है लगाने का खर्चा, कोई अस्पताल बोलेगा मैं 50,000 लूंगा, कोई बोलेगा मैं 1 लाख लूंगा, कोई लोगों मैं 2 लाख लूंगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट रेट के पास है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना सर। वो फ्री होगा। डॉक्टर अग्रवाल, अगर मान लीजिए अस्पतालों ने कह दिया कि ट्रांसपेरेंट, अभी नहीं डॉक्टर अग्रवाल, अभी अस्पतालों ने कह दिया कि ठीक है 30,000 का स्टेंट ले लीजिए, लेकिन जो हम 1,75,000 जो अस्पताल का दूसरा खर्चा उसे हम 2.5 लाख कर देते हैं, तो फिर सरकार अस्पतालों मरीज को क्या फायदा हुआ? तो बात ये हो रही है कि आप प्रक्रिया क्यों नहीं तय करवाते? अगर अमेरिका में प्रोसीजर तय है, लगता नहीं है। अच्छा देखिए वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई अस्पताल इसको बढ़ाएगा, क्योंकि जो अस्पताल बढ़ाएगा और दूसरे ने नहीं बढ़ाया तो सारा बिजनेस वो ले जाएगा। प्राइजेस ऑफ हॉस्पिटल प्रोसीजर्स आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दे कैन नॉट बी कैप्ड। पर प्रोसीजर इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पर सर प्रोसीजर की बात आप नहीं कर रहे हैं प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल, हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ मेरी बात सुनिए। अब 30,000 रुपए का आपने स्टैंड कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि हर वो आदमी जो गरीब है, हर वो आदमी जो गरीब है जिसको हार्ट अटैक हो गया और जिसको स्टेंटिंग की जरूरत है, तो सारे अस्पतालों का सरकार एक फार्मूला निकाले ना कि अगर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको 75,000 रुपए हम रिम्बर्स करेंगे। तब तो ये पब्लिक स्कीम हुई, तब वो हॉस्पिटल जो है इसको क्रॉस सब्सिडी के लिए चैरिटी में लेकर आएंगे। वो अब 30,000 का स्टैंड लगाएंगे और 45,000 में लगा देंगे ऐसे मरीजों के लिए जो गरीब हैं। गवर्नमेंट हैज टू सिट विद द प्राइवेट सेक्टर एंड डू कि अगर आपने गरीबों की हेल्प करनी है तो आपको क्रॉस सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर, बाकी सारे अगर आपको सरकार को सबको फ्री करना है तो सरकारी अस्पताल बढ़ाओ ना। आप दिल्ली में हर नुक्कड़ पे सरकारी अस्पताल लगाओ और फ्री लगाओ, सिर्फ स्टैंड की कॉस्ट आएगी आपको। अब यू कांट फोर्स द प्राइवेट सेक्टर टू से कि तुम गवर्नमेंट की तरह काम करो। प्राइवेट सेक्टर उसलिए बना है, प्राइवेट सेक्टर उसलिए बना है ताकि लोग अमेरिका इंग्लैंड में जाके ऑपरेशन ना कराएं। ठीक है, समझ गया। सांगवान साहब आप बताइए जो कह रहे हैं, उसके बाद मैं प्रोबीर साहब के पास जाऊंगा। तब तो अब अंदर से आवाज आई कि प्राइवेट सेक्टर पे आप इस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर को अगर रेगुलेट करने की बात है सर, वो सेपरेट इशू है। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने स्टंट का रेट 30,000 रुपये किया है तो 13 फरवरी से पहले का जो बिल है वो भी 2,50,000 रुपये का बन रहा था। अब 30,000 की उसमें कीमत लगा रहे थे स्टंट की 1,66,000, 1,65,000, 1,50,000। और अब 13 फरवरी के बाद जब स्टंट 30,000 का बन गया है, उसके बाद भी बिल 2.5 लाख का बन रहा है। तो उसका जो वैल्यू कम हुई है वो 13 फरवरी से पहले क्यों नहीं ले रहे थे प्रोसेस की? जो फीस वो कह रहे हैं भी हमने आईसीयू का खर्चा बढ़ा दिया, हमने ऑपरेशन के चार्जेज बढ़ा दिए, हमने बेड का चार्ज बढ़ा दिया, रूम का चार्ज, वो पहले क्यों नहीं बढ़ा रहे थे 13 फरवरी से पहले? आप पहले भी बढ़ा लेते तो तभी तो हमें फायदा होता कि हमने 30,000 रुपए का हमने स्टंट लगवाया है। पर अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोबीर दास से बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने के मामले में। प्रोबीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे अभय शुक्ला कह रहे हैं कि प्रोसीजर तय होनी चाहिए, ठीक है, मशीनों में आविष्कार या उनमें सुधार की संभावना तो हमेशा रहती है कि आप उसका सुधार कर सकते हैं। लेकिन शुक्ला जी ने बताया कि जब सरकार अपनी प्रक्रिया तय कर रही थी तो कहीं भी साबित नहीं हुआ कि एक स्टेंट दूसरे स्टेंट से बेहतर है। तो ये तो बड़ा कमाल की बात है ये जानना। पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन की प्रक्रिया, स्टेंट लगाने की गाइडलाइन क्या
सरकार से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में फिक्स नहीं होनी चाहिए, जैसा कि वो दूसरे देशों का उदाहरण दे रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। दो चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक्चुअली तीन चीज बोलना चाहूंगा यदि आप समय देंगे मुझे। एक कि हम बड़ा सपोर्ट करते हैं इसको कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इंडिया में भी हो, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी इंडस्ट्री की वो ट्रस्ट का है, और जब तक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं होंगे तब तक ये ट्रस्ट प्रॉब्लम रहता ही रहता रहेगा। और इसके चलते हम चाहते हैं कि जैसे अभय जी बता रहे थे कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन यूरोप में है, अमेरिका में है, जापान में है, और इंडिया का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनने चाहिए। सिर्फ कार्डियोलॉजी के लिए नहीं, सिर्फ स्टेंटिंग के लिए नहीं, हर एक प्रोसीडियर के लिए, हर एक टर्शियरी केयर प्रोसीडियर जो भी हो उसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तो बनने ही चाहिए। इंडस्ट्री उसका स्वागत करेगा। दैट इज एक नंबर पॉइंट। दूसरी नंबर पॉइंट जो ये है, जहां पे आप बोल रहे थे कि एनएलईएम एक्सपर्ट कमिटी ने तय किया है कि स्टेंटों में फर्क नहीं है। अगर आप देखिएगा, अगर ये रिपोर्ट को घर से पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा ज्यादातर इसमें फोकस दो चीजों पे करी गई है। एक, इम्पैक्ट ऑन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड दो, मोर्टेलिटी, डेथ पे। डिलीवरेबिलिटी, ट्रैकेबिलिटी, एक्यूट परफॉर्मेंस पे इवैल्यूएशन हुई ही नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक जो अर्लियर जनरेशन स्टेंट है वो खराब है, मैं बार बार शुरू से वही बोल रहा हूं कि वो भी ठीक है, यदि पहुंचा सकते हैं वो भी ठीक है। द डिफरेंस इज बिटवीन, जैसे आप देखते हैं कि जो 4x4 कार होता है और जो 4x4 नहीं होता है, गाड़ी पहुंच तो वहां जाएगी जहां पे आप लेके जाना चाहते हैं। अगर पहुंची तो वो पहुंचाने के लिए 4x4 चाहिए होता है, ना कि अगर पहुंचेगा ही नहीं तो उस पे कैसे आप मोर्टेलिटी और मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे उसका इवैल्यूएशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर जी अपनी बात रखने के लिए। आप, मेरे ख्याल से आपने अपनी बात रख ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सांगवान साहब आपका, कि आपने ये लड़ाई लड़ी। वरना इस देश में कितने लोग स्टेंट की अधिक कीमत दे रहे थे, सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में, सब कोई जान रहे थे अंदर अंदर। और बहुत सारा मीडिया में रिपोर्ट भी आ रही थी कि स्टेंट को जहां ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको बहुत तरह के आउटलुक, वीक, तमाम तरह की पत्रिकाओं के कवर पे स्टेंट की कहानी आपको मिलेगी कि उसमें किस तरह से उसमें ज़्यादा पैसा वसूला गया है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर यानी ऑपरेशन किन परिस्थितियों में क्या क्या होगा तो क्या लगाएंगे, इस पे जानकारी और बढ़ेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। वरना अभी फ़िलहाल सरकार ने अदालत के आदेश पे ये जो अच्छा फैसला लिया है, इसके बारे में भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि स्टेंट की कीमत अब 30,000 से ज़्यादा वसूली नहीं जा सकती है। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। रिजॉर्वेबल स्टेंट की कीमत, दो तरह के स्टेंट होते हैं, तो इनकी कीमत अब केंद्र सरकार ने 30,000 तय कर दी है। यानी अब आपसे कोई भी 30,000 से ज्यादा स्टेंट की कीमत नहीं वसूल सकता है, ना सरकारी, ना प्राइवेट, ना पटना में, ना दिल्ली में, ना मुंबई में। सिर्फ मेटल स्टेंट की कीमत 7,500 रुपए फिक्स कर दी गई है सरकार की तरफ से। पहले ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट जो DES स्टेंट है उसकी कीमत 24,000 से 1.5 लाख तक हुआ करती थी। बायो रिजॉर्वेबल स्टेंट की कीमत जो है 1,70,000 से लेकर 2,90,000 हुआ करती थी। सोचिए अब दोनों ही आपको 30,000 में मिलेंगे, वो भी कई साल के बाद। तो इस 30,000 के स्टेंट पर इसमें भी मुनाफा शामिल होगा। आपसे अस्पतालों ने कितना कमाया और आपने अपनी जिंदगी में कितना गंवा दिया। अच्छा फैसला तो है केंद्र सरकार का, इससे बहुतों को राहत मिलने वाली है। इस रिपोर्ट के दौरान जब इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था तो यह भी जानकारी मिली कि 2016 के साल में भारत के अस्पतालों में 6 लाख स्टेंट का इस्तेमाल हुआ है। अब सोचिए 30,000 का स्टेंट आपने 1.5-2 लाख में लगवाया, अस्पतालों ने स्टेंट के जरिए कितना कमाया होगा। कई जगह यह भी पढ़ने को मिला कि भारत से लेकर अमेरिका तक में 25 से 30% लोगों को स्टेंट लगाया गया, ऐसे लोगों को जिन्हें लगाने की जरूरत नहीं थी, वो सामान्य दवा से ठीक हो सकते थे। अब जो केंद्र का आदेश हुआ है उसके अनुसार अस्पताल अपने बिल में अलग से बताएंगे कि स्टेंट की कितनी कीमत वसूली गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल में 30,000 से ज्यादा स्टेंट की कीमत नहीं लगेगी।
इस फैसले की तारीफ के साथ अब एक सवाल भी उठने लगा है नेगेटिव सा कि अगर उस पर कुछ नहीं किया गया तो इस तारीफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब अस्पताल आपसे स्टेंट के 30,000 तो लेंगे मगर बाकी चीजों के दाम बढ़ा देंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक सामान्य मरीज के नाते आप कैसे जानेंगे, किससे शिकायत करेंगे? ये सब समझना बहुत जरूरी है। बात यह उठ रही है कि अमेरिका में किस स्थिति में क्या करना है, इसकी पूरी एक प्रक्रिया तय कर दी गई है। वहां भी बिना जरूरत के स्टेंट लगाकर अस्पतालों में करोड़ों अरबों डॉलर कमाए गए, मुनाफा कमाया गया। इसलिए ऑपरेशन और स्टेंट लगाने की प्रक्रिया तय होनी चाहिए और फिर इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए रेगुलेटर बननी चाहिए सरकारी संस्थान की तरफ से, जो बाहर से अस्पतालों में जाकर ऑडिट करे कैथ लैब का। यह कहा जा रहा है 2009 में अमेरिका में दिल के डॉक्टरों ने स्टेंट लगाने की एक गाइडलाइन बनाई थी। इसके बाद वहां अच्छा असर हुआ। कई अस्पतालों में 27 लाख स्टेंट लगाने का वहां पर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि अब बेजरूरी स्टेंट लगाने का प्रतिशत कम हो गया है। समाप्त नहीं हुआ है, इससे 25% से घटकर 13% हुआ है। हो सकती है पुरानी जानकारी हो मगर गिरावट आई है। एक बात यह भी उठ रही है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जरूरत होगी। ये क्या है, इससे क्या होगा, हम चर्चा में बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेमा नागराजन हैं, इनके नाम से कई रिपोर्ट मिली है जो इन बातों पर खूब रिपोर्टिंग करती हैं। उनकी पुरानी रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली का एक जीबी पंत अस्पताल है जो स्टेंट लगाने की फैक्ट्री बन गया था। महीने में वहां पर 1000 स्टेंट लगा करते थे। 14 मार्च 2015 की रेमा नागराजन की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर मरीजों से डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल से स्टेंट लेने की जगह आप प्राइवेट दुकानों से स्टेंट खरीद के ले आइए। अस्पताल में तो रेट फिक्स कर दिया था सरकार ने कि 23,625 रुपए में ही स्टेंट मिलेंगे, मगर डॉक्टर लोग प्राइवेट से खरीदवा रहे थे, जहां आप 23,625 की जगह 68,000 और 42,000 रुपए में स्टेंट खरीदे। अब ये प्रक्रिया बंद हो गई है, लेकिन पहले आप खरीद रहे थे। 2014 के अगस्त तक इस अस्पताल में 12,000 स्टेंट लगे थे। रेमा नागराजन ने बड़ा रिसर्च किया इस रिपोर्ट में। इनमें से 7200 स्टेंट अस्पताल के बाहर भारी कीमत देकर खरीदे गए थे। बाद में जब हंगामा हुआ तो अस्पताल ने बाहर से स्टेंट लाने पर रोक लगा दी है। जिन लोगों को स्टेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें संक्षेप में बताना जरूरी है कि यह होता क्या है। एक तरह का छोटा छल्ला होता है, किसी छोटी स्प्रिंग या बलून जैसा, जिसे दिल की धमनियों में उस जगह फिट किया जाता है जहां कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से खून का प्रवाह, आना जाना, रक्त का आना जाना बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। शरीर में एक पतली ट्यूब जिसे कैथेटर कहते हैं, उसके जरिए इसे पैर और हाथों की बड़ी धमनियों के रास्ते दिल तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण सरकारी महकमे की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यह महकमा है NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। आप इसके बारे में इंटरनेट पर खूब सर्च कीजिए। इस संस्थान का काम देश में दवाओं की कीमतों पर काबू रखना है, दवाओं की कमी पर निगाह रखना है और उसे ठीक करना भी इसके काम के दायरे में आता है। NPPA दवाओं से जुड़ी नीतियों और कीमतों पर सरकार को सलाह भी देता है। पिछले ही साल मई के महीने में NPPA ने 81 दवाओं की कीमतों की सीलिंग तय कर दी, यानी उससे अधिक कीमत पर ये दवाएं नहीं बिकेंगी। इनमें कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। आपसे जब भी इन दवाओं की अधिक कीमत वसूली जाए, आप NPPA की वेबसाइट पर जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत से जरूर मिलाएं। थोड़ी मेहनत आप भी करें, वरना ये लूट अस्पतालों के नाम पर आपकी जिंदगी से बंद नहीं होगी। हमारे साथ पुणे से एक डॉक्टर अभय शुक्ला हैं जो अब मुंबई आ गए हैं, पुणे में रहकर काम करते हैं। इनका अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर है। और वीरेंद्र सांगवान साहब जो वकील हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि और भी इससे जुड़े हुए जो हिस्सेदार हैं वो कार्यक्रम के दौरान जुड़ते चले जाएं। तो अभय जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है, एक तरह से मैं कई डॉक्टरों से बात कर रहा था, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टरों ने बड़ी लूट मचाई थी और अस्पतालों ने उन्हें लूट मचाने के लिए मजबूर किया था। नहीं, ये बिल्कुल सही है। और हमारा जो एक डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय स्तर पे जो एक मंच है, अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर, इसकी तरफ से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं एक स्टेंट स्कैम चल रहा था इस देश में। क्यों स्कैम है? पिछले 10-15 सालों से। अब उस स्कैम को रोकने का ये एक कारगर एक निर्णय हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्टेंट की जो वास्तविक कीमत है, जो लैंडिंग प्राइस जिसको कहा जाता है, जो इंपोर्ट किए जाते हैं स्टेंट्स, ज़्यादातर स्टेंट्स इंपोर्टेड होते हैं, वो लगभग 12,000 रुपये, 10,000 रुपये इस रेंज में होते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये, और एक्चुअली पेशेंट से स्टेंट की कीमत, सिर्फ स्टेंट की कीमत 80,000, 1 लाख, 1,20,000 तक ली जा रही थी। यानी कि 800%, कहीं कहीं पे 1,000% तक प्रॉफिट, मुनाफा कमाया जा रहा था। तो ये जो एक मतलब मुनाफे का एक एक्सट्रीम फॉर्म कह सकते हैं, एक सुपर प्रॉफिटियरिंग जो चल रहा था स्टेंट्स के नाम पे, उस पर डेफिनेटली इसमें रोक लग सकती है। और यहाँ ये भी एक सवाल सामने आता है कि जो दिल के डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको भी इसमें कट बहुत जगह पे मिल रहा था। कुछ अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं जो नहीं ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट शायद इसमें 25-30% उसका कट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता था। और इसलिए हमारे सामने सवाल आता है कि जो दूसरों के दिल का इलाज कर रहे हैं, उनका खुद का दिल जिन्हें स्टेंट लगाया गया है, कभी उसमें ये बात नहीं आई कि इतना बड़ा, वो जान रहे होंगे कि उनसे 20,000 की चीज 30,000 में बेची जाती तो ठीक था कि उन्होंने 10,000 प्रॉफिट दिया उसमें, लेकिन 20,000 की चीज 1.25 लाख और 1.5 लाख और 1.25 लाख या 2.5 लाख रुपए में बेची गई है। क्या कोई इस तरह का नैतिक मामला बनता है, कानूनी मामला बनता है कि वो पैसे जो पुराने वसूले दिए गए, और कई लोगों ने बहुत मजबूरी में पैसे जुटाए, बर्बाद हो गई फैमिली, क्या अस्पतालों से वसूलने की कोई प्रक्रिया है? कानूनी तौर पे तो मुझे लगता है शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसको हम एक स्टेंट स्कैम का नाम दें, तो साल में करीब करीब 5 लाख स्टेंट के ऑपरेशंस होते हैं, स्टेंट लगाए जाते हैं। और अगर हर स्टेंट के ऑपरेशन में हम एवरेज एक 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है, अगर ये कैलकुलेशन करें, तो ये साल भर में 3,000 से 3,500 करोड़ का सुपर प्रॉफिटियरिंग हो रहा है। ये हम कह सकते हैं, इतना बड़ा ये स्कैम है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज मैं जानना चाहता हूं ऊपर रोक कि लगेगी। अब मरीज, जैसे मैं अपने रिसर्च के दौरान देख रहा था कि बहुत से ऐसे मरीजों को स्टेंट लगाया गया है जो जरूरी ही नहीं है, उनके शरीर में एक बाहर का एक वस्तु लगा दी गई है, फॉरेन पार्टिकल लगा दी गई है। तो अब ऐसे मरीज क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसे मरीजों को तो अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि शायद होपफुली उससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कम से कम उन्हें और लोगों को बताना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी, ये जो प्रोसीजर है, इसके बहुत स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। यूएस के जो डॉक्टर्स हैं, यूरोप के जो कार्डियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, जापान की जो कार्डियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, इन्होंने गाइडलाइंस बना के रखे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में अभी ऐसे कोई गाइडलाइंस अभी तक लागू नहीं किए गए। ठीक है। तो एक्चुअली ये हमें आज करने की जरूरत है और मांग करने की जरूरत है कि भारत में भी एंजियोप्लास्टी और सभी प्रकार के जो दिल से संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं, वो चाहे बाईपास हो चाहे एंजियोप्लास्टी हो, उसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तैयार किया जाए और उनको सख्ती से लागू किया जाए। संगवान साहब, मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहता हूं कि जब आप कोर्ट में लड़ रहे थे इस मामले को लेकर, तो अस्पताल, जो भी कोर्ट में जो डॉक्टर आते होंगे, प्रतिनिधि आते होंगे, सरकारें आती होंगी, मुझे नहीं मालूम किन किन प्रतिनिधि, उनका क्या रुख होता था? क्या उनका रुख मरीजों के प्रति होता था, या ये फैसला सरकार को कोर्ट ने मजबूर किया कि अब आपको ये फैसले लेने पड़ेंगे? ये कोर्ट ने मजबूर किया इनको लेने के लिए फैसला, क्योंकि सरकार तो इसको लेने के हक में ही नहीं थी। जब हमने सरकार के खिलाफ 1 साल तक कंटेम्प्ट पिटीशन चलाई, उसी टाइम सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर सरकार इंटरेस्टेड होती तो मेरी पहली पीएल थी 2015 में, फरवरी में, उसी टाइम पे ये कहते कि जी हाँ ठीक है, हम लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जी आप स्टंट को एनएलईएम में ऐड करें। एनएलईएम में ऐड करते ये प्राइस कम कर देते, मेरे को अलग से थर्ड पिटीशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है वो उसका प्राइस कम करवाने के लिए या प्रेस के ऊपर कैप लगवाने के लिए। तो सरकार का रवैया तो बहुत ही निराशाजनक था पूरा का पूरा प्रोसीजर के अंदर। अब जब लास्ट में सारा का सारा डिसाइड हो गया है, अब सरकार कह रही है कि हमने रेट कम कर दिए हैं, जबकि तो कोर्ट का आदेश है भी 1 मार्च से पहले आपको सारे रेट कम करके कोर्ट में फाइल करने हैं, इनको दिखाना है। हाँ। अब आपको लगता है, जो बहस वगैरह आप देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये आदेश लागू होने से मरीजों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है? जो लड़ाई आपने लड़ी, आपको एक और अपना अनुभव बताइए। जो डॉक्टर लोग आते होंगे, केस रखते होंगे, अगर जो मेडिकल मामला है तो कोर्ट ने तो पूछा ही होगा। मैंने इसके अंदर 2-3 बारी मीटिंग अटेंड करी है। एनपीपीए में भी मीटिंग अटेंड करी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग होल्डर थे, स्टॉक होल्डर थे, उनके साथ भी मैंने मीटिंग। हर बार मीटिंग में हर बार मीटिंग में एक इशू उठ के आता था कि जी क्वालिटी गिर जाएगी, रेट कम मत करो, ऐसा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, रिसर्च नहीं हो पाएगी आगे, जो नई जनरेशन आ रही है उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरा ये मानना था कि भी जब आप लोगों को इसका मैन्युफैक्चर प्राइस बता ही नहीं रहे किसी को भी, तो पता कैसे लगेगा भी कौन से उस पे स्टंट पे कितनी रिसर्च होके किसका मैक्सिमम प्राइस क्या निकल के आया है। तो वो सारे के सारे अपना बेनिफिट छुपाने के लिए आज तक किसी भी कंपनी ने
ना तो कोई भी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी है, ना किसी ने अपना बिल दिखाया है, ना किसी हॉस्पिटल ने आज तक बिल पेश करा के भी हमने ये स्टंट इतने रुपए का खरीदा था उस टाइम पे, क्योंकि ये पहले तो किसी को दिखाते ही नहीं थे बिल भी। शुक्ला जी सही कह रहे हैं कि ये स्टंट स्कैम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शमशान और कब्रिस्तान से फुर्सत हो तो अस्पतालों की भी बात हो जाए, वरना इसकी प्रतिक्रिया में हम गुजरात के उन 4,500 स्पेशल गधों की चर्चा करने लगेंगे जिनके लिए अमिताभ बच्चन ने एक खूबसूरत विज्ञापन किया है। वैसे गुजरात से शेर इटावा के लायन सफारी में भी गए हैं। यूपी में कौन जीतेगा की जगह अगर यह सवाल पूछा जाए कि अस्पतालों में कौन बचेगा तो कैसा रहेगा। मान लीजिए आज आपको पता चले कि 4 साल पहले आपके दिल में जो स्टेंट लगा है वो ज़रूरी नहीं था और उस स्टेंट के लिए आपने जो 90,000 से लेकर 2.5 लाख या 3 लाख रुपए दिए वो काम मात्र 30 से 35,000 में हो सकता था, तो आप क्या करेंगे? इलाज के लिए जिससे कर्ज लिया था उसके सामने जाएंगे, अपने पैसे का अफसोस करेंगे कि वो पैसा आप जिंदगी में कहीं और लगा सकते थे, या मन मसोस के रह जाएंगे कि आपसे अस्पतालों ने लूट लिया और आपको पता भी नहीं चला। दरअसल हमारा आपका ऐसे लोगों के प्रति ध्यान होता ही नहीं है जो आपके लिए लड़ते हैं। जो आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाता है उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान होता है। पेशे से वकील वीरेंद्र सांगवान ने 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि अस्पतालों में स्टेंट की कीमत बहुत ज्यादा वसूल की जा रही है। सांगवान ने मांग की कि स्टेंट को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NELM में डाला जाए। सांगवान को जब पता चला कि फरीदाबाद के एक अस्पताल में स्टेंट के लिए 1,26,000 रुपए लिए गए और स्टेंट के बक्से पर कीमत भी नहीं लिखी थी, तब इन्होंने और जानकारी जुटानी शुरू कर दी और फिर जानने लगे कि सरकार स्टेंट की कीमतों को रेगुलेट ही नहीं करती है, इसलिए अस्पताल या डीलर मनमाने दाम वसूलते हैं। इसी दौरान यह भी पता चला कि कंपनी से ऑपरेशन टेबल तक पहुंचते पहुंचते एक स्टेंट की कीमत में 600% से लेकर 1,000% और कई बार 2,000 गुने की बढ़ोतरी हो जाती है। सांगवान अपना केस जीत गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश भी दिया कि आप एक्शन लीजिए, मगर सरकार ढिलाई बरतती रही। जुलाई 2016 में अवमानना याचिका दायर की गई कि सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार काम नहीं कर रही है। दिसंबर 2016 में एक और याचिका दायर करने के बाद सरकार ने फैसला लिया है। इसके तहत अब सरकार ने सारे अस्पतालों के लिए स्टेंट की कीमतें तय कर दी हैं। इस फैसले से लाखों मरीजों को फायदा हो सकता है, बशर्ते अस्पताल स्टेंट की कीमत फिक्स करने के कारण अपनी कमाई के दूसरे रास्ते ना निकाल लें और मरीजों को पहले जितना ही पैसा ना देना पड़े। अभी से सुनाई देने लगा है कि स्टेंट की कीमत फिक्स करने के बाद से अस्पतालों ने एंजियोप्लास्टी का पैकेज महंगा करना शुरू कर दिया है। इस कहानी की एक और नायिका हैं ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की डॉक्टर मीरा शिवा भी हैं। इन्होंने भी इसकी लड़ाई लड़ी है। आप जानते हैं कि स्टेंट कई तरह के होते हैं, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, DES और बायोरेजो